श्री बी आर मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर, हिंदी विभाग, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी नाटक। आज हम बात करेंगे नाटक की परिभाषा, उसके अर्थ, उसके विकासक्रम और हिंदी के प्रमुख नाटककारों के बारे में। नाटक दृश्य काव्य का एक प्रमुख भेद है। आमतौर पर नाटक गद्यात्मक रूप में मिलते हैं, लेकिन कुछ गीति नाट्य पद्य रूप में भी हमें प्राप्त होते हैं। संस्कृत में नाट्य से संबंधित प्राचीनतम रचना जो उपलब्ध है वह है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना ईसा की पहली शताब्दी में हुई। नाट्य शास्त्र में नाटक के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके लक्षणों और उसके तत्वों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। संस्कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार रूपारोपांत रूपकम, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर आरोप करना रूपक कहलाता है। संस्कृत में रूपक दृश्य काव्य का एक प्रमुख भेद था। इसे आधुनिक काल के नाटक के समकक्ष माना जा सकता है। तो इस परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर आरोप करना, एक व्यक्ति जो अभिनेता है उस अभिनेता पे किसी दूसरे व्यक्ति यानी दूसरे पात्र का आरोप करना रूपक कहलाता है। वह व्यक्ति अपने अभिनय के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को अपने ऊपर धारित कर लेता है। जैसे हम बात करें ग्रामांचल में प्रचलित नाटकों की, रामलीला की, तो हम देखते हैं कि रामलीला में एक पात्र जो मूल रूप से कुछ और है, लेकिन जब वो रंगमंच पर जाता है तो अभिनय के माध्यम से किसी दूसरे पात्र को, जैसे राम, लक्ष्मण, परशुराम आदि पात्रों को अपने ऊपर धारित कर लेता है। ये रूपक कहलाता है। दूसरी परिभाषा है अवस्थानुकृति नाट्यम। अवस्थाओं की अनुकृति को नाटक कहते हैं। इसको सरल शब्दों में हम बात करें तो किसी का अनुकरण नाटक है। किसी के हाव भाव, किसी की भंगिमा, किसी के क्रियाकलाप, किसी के वचनों का अनुकरण करना, ये सब नाटक है। अवस्थाओं की अनुकृति, मूल पात्रों का अनुकरण करना, उनको दोहराना, ये नाटक है। और तीसरी बात जो संस्कृत नाट्य शास्त्र में कही गई है, काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्यों में सर्वाधिक रमणीय रचना नाटक है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य साहित्य का सूचक है। उसमें गद्य भी है और पद्य भी है। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में ये माना गया कि काव्यों में सबसे अधिक रमणीय, सबसे अधिक सुंदर और मोहक रचना नाटक है। क्योंकि नाटक का आनंद हर एक व्यक्ति ले सकता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। हर एक मनुष्य नाटक से आनंद की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए नाटक को सबसे अधिक सरस और रमणीय रचना माना गया है। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में कहते हैं, जिसके स्वभाव से ही लोक का सुख दुख समन्वित होता है तथा अंगों आदि के द्वारा अभिनय किया जाता है, उसी को नाटक कहते हैं। दो बातें हैं, एक तो जिसमें इस लोक का सुख और दुख शामिल हो। नाटक वही सफल होगा जो कॉमेडी या ट्रेजेडी से संबंधित हो। इस जीवन में जो भाव हैं, जिनसे मनुष्य सुख या दुख की अनुभूति करता है, वो भाव स्वाभाविक रूप से नाटक में शामिल होते हैं। और दूसरा है
नाटक का प्रमुख तत्व अभिनय। पात्र अपने अंगों के आधार पर अपने भावों को रंगमंच पर प्रकट करता है। तो नाटक की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है अभिनय। नाटक और एकांकी के अलावा ये तत्व साहित्य की अन्य विधाओं में नहीं पाया जाता। नाटक के तत्व पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, पश्चिम के जो साहित्यकार हैं उनका मानना है कि एक नाटक में मूलतः 7 तत्व होते हैं। पहला तत्व कथा वस्तु। ये किसी नाटक का प्लेटफॉर्म होता है, उसकी कथा होती है, इसमें शीर्षक भी शामिल है। दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। नाटक में पात्र होना आवश्यक है। उन पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से, ये अलग अलग तरीके हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण अंग है वो है कथोपकथन या संवाद। ये अभिनय का एक प्रकार है जिसे वाचिक अभिनय कहा गया। ये किसी नाटक में अपना अलग महत्व रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई कहानी है या कोई कविता है, उसमें संवाद नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन नाटक में संवाद होना अनिवार्य है। संवादों के बगैर न तो पात्रों के चरित्रगत विशेषताओं का पता चलेगा, न ही कथा वस्तु आगे बढ़ेगी। अगला तत्व है देश काल। किसी नाटक में उस समय के देश काल और वातावरण का प्रतिबिंबित होना आवश्यक है। पांचवा तत्व है उद्देश्य। बगैर उद्देश्य के साहित्य में किसी भी रचना का सृजन नहीं किया जाता। मूलतः किसी भी साहित्यिक विधा का जो उद्देश्य है वो है आनंद की प्राप्ति। हमारे परंपरागत भारतीय साहित्य शास्त्र में इस आनंद की प्राप्ति को रस कहा गया। तो रसानुभूति नाटक का भी प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही उद्देश्यों के आधार पर नाटकों के अलग अलग प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जैसे मनोरंजन प्रधान नाटक या आदर्शवादी नाटक, उपदेशात्मक नाटक आदि। नाटक का छठा तत्व है शैली। नाटककार अपनी बात को, कथा वस्तु को किस तरीके से अभिव्यक्त करता है, इसे शैली कहा गया। ये 6 तत्व कहानी और उपन्यास में भी पाए जाते हैं, लेकिन नाटक क्योंकि रंगमंच पर अभिनीत होता है, नाटक एक दृश्य विधा है, इसलिए नाटक में 7वें तत्व को जोड़ा गया, रंगमंच या अभिनेता। नाटक का मंचन एक स्टेज पे होगा जिसे रंगमंच कहा जाता है, और अभिनय के माध्यम से ही उसको प्रस्तुत किया जाता है। अगर एकांकी की बात करें तो एकांकी में 8वां तत्व और जोड़ दिया गया, संकलन त्रय, यानी स्थान, कार्य और काल की एकता। इसका विस्तार पूर्वक विवेचन हम एकांकी के भाग में करेंगे। जहाँ तक भारतीय नाट्य परंपरा की बात है, उसके अनुसार नाटक में 3 तत्व ही मुख्य होते हैं। वस्तु, जिसमें कथा वस्तु और शीर्षक शामिल है। नेता, जिसमें पात्र योजना, चरित्र चित्रण और अभिनय शामिल है। और तीसरा है उद्देश्य, जो रस का समानार्थी है। हिंदी नाटक साहित्य का उद्भव। शुरुआत में नाटक हमें लोक नाट्य परंपरा के रूप में देखने को मिलता है। जैसे मैथिली की बात करें तो विद्यापति ने गोरक्ष विजय लिखा, रुक्मणी हरण और पारिजात हरण, ये उनके अन्य शुरुआती लोक नाट्य हैं। ब्रज भाषा में 16वीं शताब्दी में हित हरिवंश ने रासलीला और नंददास ने गोवर्धन लीला का सृजन किया। अब बात करते हैं आधुनिक नाटकों के शुरुआती दौर की।
भारतेंदु पूर्व के हिंदी नाटक। हालांकि अभी तक आधुनिक मानदंडों के अनुसार नाट्य विधा का विकास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी नाट्य विधा की जो शुरुआती रचनाएं हैं जिनमें नाटक के कुछ तत्व मिलते हैं, उनमें एक है रामायण महानाटक, जिसे प्राणचंद चौहान ने सन 1610 में लिखा। विज्ञान गीता को केशवदास ने सन 1617 में लिखा। देव ने सन 1768 में देव माया प्रपंच लिखा। नेवाज कवि ने शकुंतला नाटक लिखा। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने सन 1700 में आनंद रघुनंदन की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक और विश्वनाथ सिंह को हिंदी का पहला नाटककार मानते हैं। बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास, इन्होंने सन 1859 में नहुष नाम के नाटक की रचना की। भारतेंदु के अनुसार ये हिंदी का पहला नाटक है। इसके अलावा अमानत की इंदर सभा और शीतला प्रसाद त्रिपाठी की जानकी मंगल, ये भी शुरुआती रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी नाटक की विकास यात्रा के चरण। अगर हम आधुनिक युग में हिंदी नाट्य विधा का विकास की विवेचना करें तो उसमें प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में सामने आते हैं। इसलिए प्रसाद को आधार बनाया गया। हिंदी नाटक का विकास क्रम 3 भागों में निर्धारित किया गया। पहला जो शुरुआती युग है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग के नाम से जाना गया, ये समय सन 1857 से सन 1900 तक रहा। प्रसाद युग का समय सन 1900 से 1950 तक रहा और प्रसादोत्तर, जिसे स्वातंत्र्योत्तर युग के नाम से जाना गया, ये सन 1950 से आज तक जारी है। सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु युग की। हिंदी में आधुनिकता के तत्वों पर नाट्य की शुरुआत हमें भारतेंदु युग में देखने को मिलती है। इस युग में नाटक पहली बार मात्र मनोरंजन के उद्देश्य से बाहर निकलकर जन सामान्य से जुड़ा। धार्मिक नाटकों के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और दैनिक जीवन की समस्याओं को भी नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने लगा। इस युग के नाटकों की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनमें पहली है राष्ट्रीय जागरण। देशभक्ति के भाव हमें इस युग के नाटकों में मिलते हैं। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों, कुरीतियों और समस्याओं का चित्रण भी इस युग के नाटकों में किया गया है। विषय वैविध्य, अलग अलग विषयों को आधार बनाया गया है। किसी में विधवा विवाह का वर्णन है, किसी में बाल विवाह का वर्णन है, किसी में अंग्रेजी शासन का वर्णन है। अलग अलग विषय हैं और अलग अलग नाट्य रूप इस युग में काम लिए गए। मिश्रित नाट्य शैली, भारतीय एवं पाश्चात्य नाटककारों के अनुसार इस युग में मिश्रित नाट्य शैली का उपयोग किया गया। एक तरफ परंपरागत भारतीय नाट्य शैली थी जो रस प्रधान थी, दूसरी तरफ पाश्चात्य शैली जिसमें अभिनय के साथ साथ संवाद और उद्देश्य और शैली की प्रधानता है। इस युग के नाटक आदर्शवादी और सुधारवादी चेतना से युक्त हैं। इन नाटकों की एक बड़ी विशेषता है अभिनयता। सभी नाटकों का मंचन रंगमंच पर किया गया। संप्रेष्यता, इस युग में जनभाषा ब्रज थी और अलग अलग क्षेत्रों में खड़ी बोली का प्रसार भी हो रहा था। तो इस युग के नाटकों में गद्य खड़ी बोली में और पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया। इस युग के जो नाटक हैं उनका उद्देश्य है स्वस्थ मनोरंजन और उसके साथ लोक चेतना का जागरण कर मानवीय मूल्यों की स्थापना करना। प्रमुख नाटककारों की बात करें, पहले नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने कुल 17 नाटक लिखे। 7 नाटक इनके अनुवादित हैं, 6 संस्कृत से और 1 अंग्रेजी से अनुदित हुआ।
अनुवादित नाटकों में प्रमुख हैं विद्यासुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबना, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। मौलिक नाटकों में इनका एक प्रहसन है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इस प्रहसन में जो कि हास्य और व्यंग्य से पूर्ण है, वैदिक अनुष्ठानों में होने वाली हिंसा के बारे में बताया गया है। अन्य नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमोषदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी और भारत जननी। इस युग के दूसरे प्रमुख नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना की, जिसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना गया। इसके अलावा संयोगिता स्वयंवर और तप्ता स्वयंवर इनके प्रमुख नाटक हैं। तीसरे रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाएं कली कौतुक, गो संकट, हठी हमीर। राधाचरण गोस्वामी ने तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, इस नाट्य रचना में धार्मिक आडंबरों को उजागर किया है। बूढ़े मुँह मुहा से लोग देखे तमाशे, सामाजिक कुरीतियों का परिचायक है। और अमर सिंह राठौड़ ऐतिहासिक नाटक है। बालकृष्ण भट्ट ने रेल का विकट खेल और बाल विवाह नाम के नाटकों की रचना की। बाबू तोताराम ने केटो वृत्तांत लिखा, जो कि अंग्रेजी के नाटककार एडिसन के नाटक का अनुवाद है। कल हम बात करेंगे प्रसाद युग के बारे में।